दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे अंतरिक्ष यान की जो विशाल तारों भरे आसमान में अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। ये यान पृथ्वी की आखिरी उम्मीद है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन अब खतरे में है। इंसानों ने एक नए ग्रह डार्विन पर कॉलोनी बसाने के लिए इस यान को भेजा है, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला है। मूवी की शुरुआत होती है जब एक अंतरिक्ष यान शांति से अपनी यात्रा कर रहा था। तभी अचानक एक स्टील की बीम यान से टकराती है और हाइबरनेशन पॉड पर गिरती है। हाइबरनेशन में सो रही शेरोन गार्नेट तुरंत जाग जाती है और कंट्रोल रूम में पहुंचती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि यान को भारी नुकसान हुआ है। वो तुरंत वेकअप प्रोग्राम शुरू करती है, जिससे हाइबरनेशन में सो रहे बाकी लोग भी जाग जाते हैं। जागे हुए लोग समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकलते हैं और ऑक्सीजन मास्क पहन लेते हैं। शेरोन खिड़की से देखती है कि यान का एक टूटा हुआ हिस्सा पहिए में फंसा हुआ है। वो मैन्युअली पहिए को कंट्रोल करके उस हिस्से को अंतरिक्ष में फेंक देती है। यान रीस्टार्ट होता है और गुरुत्वाकर्षण प्रणाली वापस आ जाती है। ऑक्सीजन पूरे यान में भर जाती है और सभी लोग अपने हेलमेट उतार पाते हैं। शेरोन कुछ लोगों के साथ दूसरे कप्तान और कमांडरों के हाइबरनेशन चैम्बर में पहुंचती है, लेकिन वो देखती है कि उनका चैम्बर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अब यान की कमान शेरोन के हाथों में है। ये घटना दूर भविष्य में घटित हो रही है। पृथ्वी पर अत्यधिक ऊर्जा के इस्तेमाल से पर्यावरण बुरी तरह से बिगड़ चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानों के पास सिर्फ 10 साल बचे हैं। मानवता को बचाने के लिए पृथ्वी ने डार्विन ग्रह की ओर आर्क 1 नामक ये यान भेजा है, लेकिन अब यान एक अज्ञात वस्तु से टकरा गया है। यान में पहले 400 लोग थे, लेकिन हाइबरनेशन चैम्बर के नुकसान से अब सिर्फ 250 लोग बचे हैं। यान की वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम भी खराब हो गई है। डार्विन ग्रह तक पहुंचने में अभी 1 साल बाकी है। फिलहाल यान में सिर्फ 2 महीने का खाना बचा है, इसलिए शेरोन को खाने और पानी दोनों की राशनिंग करनी पड़ती है। सभी को दिन में सिर्फ 2 500 कैलोरी की एनर्जी बार मिलती हैं। लोग शिकायत करते हैं, लेकिन उन्हें ये मानना पड़ता है। तभी स्पेंसर लेन शेरोन को बताता है कि शायद उसके पास खाने की प्रॉब्लम का सलूशन है। वो शेरोन को कार्गो होल्ड में ले जाता है और एक कंटेनर खोलता है। उसमें सुपर मिट्टी होती है, जिसे स्पेंसर ने सीक्रेटली लाया था। ये मिट्टी केमिकली ट्रीटेड है और बहुत उपजाऊ है। स्पेंसर ने ये मिट्टी इसलिए तैयार की थी ताकि नए ग्रह पर फसलें उगाने में प्रॉब्लम न हो। पहले तो शेरोन स्पेंसर पर गुस्सा होती है, लेकिन फिर स्पेंसर बताता है कि वो कहीं भी फसलें उगा सकता है और उसके पास LED लाइट्स भी हैं, जो सूरज की रोशनी की तरह काम करती हैं। ये अच्छी खबर तो है, लेकिन यान में अब पानी की भी कमी है। रात में एंजेलिना चुपके से बाथरूम में नहाने जाती है, लेकिन सिक्योरिटी हेड हैरिस बेकेन उसे रोक लेता है। एंजेलिना अपना बाथरोब फेंक देती है और कहती है कि उसे सिर्फ 1 मिनट नहाना है। वो हैरिस को पास में खड़े होकर देखने के लिए भी कहती है, लेकिन हैरिस एंजेलिना का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल देता है। जब क्रू मेंबर्स कार्गो होल्ड को खाली करके अनाज उगाना शुरू करते हैं, तो जेम्स ब्राइस शेरोन और स्पेंसर पर सवाल उठाता है। वो कहता है कि खेती के लिए पानी की जरूरत होगी और पानी यान में सभी के लिए कीमती है। साथ ही ये सिर्फ एक कोशिश है, अनाज उगाने की गारंटी नहीं है। शेरोन जेम्स के इस चैलेंज से खुश नहीं होती, लेकिन फिर भी वो सभी डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंटेटिव्स भेजकर वोटिंग करवाती है। आखिरकार ये डिसाइड होता है कि खाना ज्यादा जरूरी है और कोशिश करनी चाहिए। लेकिन तभी यान में अलार्म बजने लगता है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम के खराब होने से यान में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। सभी लोग अपना काम छोड़कर अपने अपने रूम में जाकर ऑक्सीजन हेलमेट पहन लेते हैं। जैसे ही यान में ऑक्सीजन लेवल 15% से नीचे जाता है, यान का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तभी कई लोगों को पता चलता है कि उनके ऑक्सीजन हेलमेट्स को रिफिल करने का टाइम नहीं मिला था और वो सिर्फ बची हुई ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट हैं। कुछ लोग कंट्रोल रूम में पता लगाते हैं कि यान में ऑक्सीजन लगातार कम हो रही है और ऑक्सीजन सिस्टम बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता कि इसे कैसे ठीक करें। कुछ लोगों को याद आता है कि उन्होंने पहले एक इंजीनियर को देखा था, लेकिन वो लगातार सर्च टीम से बचता रहा। पकड़े जाने के बाद उसे कंट्रोल रूम में लाया जाता है, लेकिन वो भी कहता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। फिर वो डैमेज्ड एरिया ढूंढ लेता है। रिपेयर टीम को उसे ठीक करने के लिए भेजा जाता है। ऑक्सीजन क्राइसिस खत्म हो जाता है और सभी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन इस एक्सीडेंट में 6 क्रू मेंबर्स की मौत हो जाती है। शेरोन उस इंजीनियर को ढूंढकर सवाल करती है। असल में वो इंजीनियर नहीं, बल्कि एक हैकर थी, जिसे असली इंजीनियर की जगह यान में भेजा गया था। उसे लगता था कि डार्विन सिस्टम की ओर जाने वाले यान के सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। पृथ्वी पर इंसान अभी भी कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन कौन जानता है कि ये टाइम कब खत्म हो जाए। और सिर्फ वही नहीं, यान में कुछ और लोग भी इसी तरह आए थे। शेरोन को लगता है कि वो सजा से बचने के लिए बार्गेन करने की कोशिश कर रही है। जैसे शेरोन की एक फ्रेंड पहले अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बार में वेट्रेस थी और उसे गुस्सा आता था, और वो गुस्सा बाद में एक ट्रेजेडी बन गया। शेरोन को उम्मीद नहीं थी कि उसका छुपा हुआ पास्ट सामने आ जाएगा। वो तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। थोड़ी देर में ट्रायल शुरू होता है और 3 महीने की जेल या डेथ सेंटेंस पर बहस होती है। लोग सोचते हैं कि पहले आरोपी की बात सुननी चाहिए। शेरोन इधर उधर देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती।
जब गार्ड उस आदमी को लेने जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसका गला कटा हुआ है। शेरोन शांत रहने का दिखावा करती है और अपने केबिन में वापस चली जाती है। बाहर स्पेस का नजारा देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या सच में उसने सबूत मिटाने के लिए मर्डर किया था? 3 एस्ट्रोनॉट्स को डैमेज का हाल देखने के लिए यान के बाहर भेजा जाता है। तभी घूमते हुए पहिए का स्टैंड अचानक टूट जाता है और कुछ टुकड़े उनकी तरफ उड़ते हैं। उनमें से एक टुकड़ा ड्रोन को लगता है और वो बेहोश हो जाता है। सौभाग्य से स्पेंसर ने टाइम पर उन्हें हवा से बचा लिया, जिससे वे स्पेस में गिरने से बच गए। लेकिन एक और एस्ट्रोनॉट इतना लकी नहीं था। टुकड़े ने उसके शरीर को भेद दिया और उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। यान पर लौटने के बाद जेम्स जाग गया। उसे सिर्फ हल्का सा ब्रेन डैमेज हुआ था। यान पर सभी ने मिलकर उन मरे हुए एस्ट्रोनॉट्स और इंजीनियर के हाथों मारे गए आदमी का अंतिम संस्कार किया। एवरी ट्रस्ट एक आदमी की बॉडी को देख रही थी। वो बहुत दुखी थी। वो उसका बॉयफ्रेंड था। ऑक्सीजन हेलमेट की प्रॉब्लम की वजह से उसे मरते हुए देखना पड़ा। एवरी ने अपना गुस्सा उस इंजीनियर पर निकाला और उस पर थूक दिया। जब क्रू मेंबर्स उसे स्पेस में फेंकने की तैयारी कर रहे थे, तभी स्पेंसर ने उन्हें रोक दिया। उसका मानना था कि इंसानी अवशेषों को स्पेस में फेंकना कीमती रिसोर्सेज की बर्बादी है और उन्हें एक क्विक कंपोस्टिंग मशीन में डालकर खाद बनाना चाहिए। जेम्स को मरे हुए लोगों से उगाया गया खाना खाने का आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन पूरे यान के सर्वाइवल के लिए कमेटी ने वोट करने का डिसीजन लिया, जिससे जेम्स फिर से अकेला पड़ गया। मीटिंग के बाद जेम्स ने स्पेंसर से शेरोन के बारे में बात की। असल में वे शेरोन को बिल्कुल नहीं जानते थे। टाइम 3 दिन पहले का है, जब टेकोनफ से पहले स्पेसशिप के कमांडर ने अनाउंस किया कि टेकोनफ के बाद स्पेसशिप पर सभी लोग ग्लोबल स्पेस एजेंसी के अंडर होंगे। उन्होंने इस स्पेसशिप के डिजाइनर विलियम मुल्केही और एंजेलिना का इंट्रोडक्शन कराया, जो मैन वुमन रिलेशनशिप्स की ब्लॉगर है। एंजेलिना मीडिया इंटरव्यू का सब्जेक्ट बन गई। कमांडर ने जेम्स को शेरोन से इंट्रोड्यूस कराया। जेम्स ने कमांडर के असिस्टेंट से पता किया कि उसे लास्ट मोमेंट पर किसी हाई रैंकिंग ऑफिसर ने भेजा था। उसे इस तरह से ऊपर से आए हुए इंसान द्वारा कमांड किए जाने का बहुत बुरा लग रहा था। इस टाइम शेरोन प्रिजन सेल के दरवाजे पर लगातार पासवर्ड डाल रही है, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा है। सिक्योरिटी हेड हैरिस बेकेन अचानक आ जाता है, जिससे वो चौंक जाती है। शेरोन एक्सप्लेन करती है कि वो प्रिजन सेल के डोर ओपनिंग रिकॉर्ड्स देख रही थी, ताकि पता चल सके कि लास्ट टाइम दरवाजा किसने खोला था और उस आदमी का मर्डर किसने किया था। लेकिन रिकॉर्ड्स गायब थे। हैरिस को भी नहीं पता कि ओपनिंग रिकॉर्ड्स क्यों नहीं है, लेकिन उसे पता है कि स्पेसशिप पर रिकॉर्ड्स डिलीट करने का राइट सिर्फ कमांडर और शेरोन के पास था। जब स्पेंसर खेती कर रहा था तो एक इरिगेशन पाइप टूट गया, जिससे बहुत सारा पानी बह गया, जो इस स्पेसशिप पर सबसे रेयर रिसोर्स है। इस एक्सीडेंट के बाद पूरे यान के लोगों के पास सिर्फ 3 दिन का ड्रिंकिंग वाटर बचा था। शेरोन ने वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम को रिपेयर करने के लिए स्पेंसर पर भरोसा किया, लेकिन उससे कांटेक्ट करने पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। शेरोन केबिन में जाती है और देखती है कि स्पेंसर बिस्तर पर अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड के गम में डूबा हुआ है। जब वो एंजेलिना को देखती है तो उसे एक आइडिया आता है और वो उसे स्पेंसर को सांत्वना देने के लिए भेजती है, जो सक्सेसफुल रहता है और स्पेंसर का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। जब वो मिट्टी में जमा पानी को रिकवर कर रहा था तो उसे एक मुड़ी हुई नाइफ मिलती है, जो शायद एनिमल्स को मारने और उनकी स्किन उतारने के लिए यूज होती थी। शेरोन को अचानक याद आता है कि शायद यही पानी के पाइप फटने का कारण हो सकता है। किसी ने मुड़ी हुई नाइफ को टॉयलेट में फेंका, जिससे वो पानी के पाइप के सहारे यहाँ आ गई। उसने हैरिस को बताया कि शायद उसे मर्डर वेपन मिल गया है, लेकिन यान में ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है जो वेपन या उसके निशान का सैंपल ले सके। तभी कुछ क्रू मेंबर्स को पता चलता है कि स्पेंसर ने कीमती पानी को बर्बाद किया है। उन्हें लगता है कि ये उसकी गलती है और वे उसका पानी छीनने लगते हैं। हैरिस क्रू मेंबर्स को जमीन पर गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कुछ साथी आकर हैरिस को पकड़कर पीटने लगते हैं। तभी शेरोन आती है। वो अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाती है और हैरिस के साथ मिलकर उन 6 क्रू मेंबर्स को एक एक करके हरा देती है। सभी को लगता है कि ये खाना और पानी की कमी के कारण हुआ है। शेरोन को पहले कैटलिन की याद आती है, जो लोगों को शांत करती थी, और वो उसे ढूंढती है। उसे टेम्परेरी तौर पर यान की साइकोलॉजिस्ट बनाती है, ताकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे क्रू मेंबर्स को शांत कर सके। दूसरी तरफ कैटलिन अकेले स्पेस में जाकर यान के डैमेज्ड एरिया को चेक करने जाती है। वो डैमेज के निशान से अंदाजा लगाती है कि यान किसी चीज से नहीं टकराया, बल्कि यान की वॉल किसी हाई टेम्परेचर चीज से डैमेज हुई है। वहां टूटे हुए हिस्से में कुछ व्हाइट क्रिस्टल सब्सटेंस भी मिलता है। कैटलिन एक टुकड़ा उठाती है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो क्या है। लेकिन जैसे ही कैटलिन ने अपनी उंगलियों से हल्का सा दबाया, क्रिस्टल टूट गया और अंदर से हरा लिक्विड निकला, जिसने उसके स्पेशल सूट को पलक झपकते ही राख में बदल दिया। कैटलिन तेजी से स्पेसशिप के अंदर भागती है, लेकिन उसका हाथ स्पेस में खुला रह जाता है और उसे सीवियर फ्रॉस्टबाइट हो जाता है। डॉक्टर्स को नहीं पता कि वो हरा लिक्विड क्या है, लेकिन वो श्योर हैं कि वो इंसानी स्किन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वरना स्पेंसर का हाथ पहले ही खराब हो चुका होता। सभी लोग सोने की तैयारी में ही थे कि उन्हें मीटिंग रूम में बुलाया जाता है। दरअसल स्पेंसर ने वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम को रिपेयर किया था, लेकिन यह सिर्फ 60% एफिशिएंसी तक ही पहुंच सका। उसने यान पर मौजूद सारे गंदे पानी को रिसाइकिल किया,
यहाँ तक कि कूलिंग सिस्टम को भी बंद कर दिया। पर यह सिर्फ इतना ही था कि पूरे यान के लोग 2 दिन और निकाल सकें। जेम्स कंप्लेन करता है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सभी लोग पानी के मैनेजमेंट के कारण झगड़ा करेंगे। लेकिन हैरिस अचानक उससे सवाल करता है कि उसने और स्पेंसर ने किसी को नहीं बताया था कि पाइप नाइफ से फटी थी। फिर जेम्स को ये कैसे पता चला? तभी जेम्स कुछ नहीं कह पाता है। यान में एक जोरदार धमाके के बाद इंजन काम करना बंद कर देता है। तब शेरोन को पता चलता है कि स्पेंसर ने जो कूलिंग सिस्टम बंद किया था वो असल में यान के इंजन का कूलिंग सिस्टम था। एवरी को लगता है कि इंजन के बंद होने से उन्हें कुछ दिन और जीने का मौका मिला, जो बहुत कीमती है, क्योंकि अगर इंजन चलता रहता तो डार्विन तक पहुंचने में उन्हें 1 साल लगता, लेकिन बिना पानी के वे 1 हफ्ता भी नहीं जी पाते। उसकी बात से कमेटी के सभी लोग गहरी सोच में पड़ जाते हैं और इंजन बंद होने से स्पेसशिप भी ब्रह्मांड में तैरता हुआ एक आइसोलेटेड आइलैंड बन जाता है। मानवता की उम्मीद की चिंगारी को लिए वे इस क्राइसिस से कैसे बाहर निकलेंगे? एक महिला जिसका मर्डर मिस्ट्री अभी तक अनसुलझी है, अचानक कैटलिन के सामने अपनी गर्दन काट लेती है। लेकिन जब कैटलिन डर कर कमरे से बाहर भागती है तो वो फिर से उसी महिला से टकराती है जो अभी अभी सुसाइड करके मर गई थी। और जो बात कैटलिन नहीं देख पाती है वो ये है कि महिला का मरा हुआ बॉयफ्रेंड भी उसे दिखाई देता है। कहानी पिछले भाग से आगे बढ़ती है। स्पेसशिप ने न सिर्फ पानी की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है बल्कि इंजन को भी फिर से स्टार्ट कर दिया है। इसी बीच जब सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो जेम्स सिक्योरिटी हेड हैरिस के साथ मिलकर शेरोन को अरेस्ट कर लेता है। उन्हें शक होता है कि शेरोन ने ही उस आदमी को उसी तरह मारा था जैसा वीडियो में दिखाया गया था। शेरोन को बंद करने के बाद जेम्स, हैरिस और स्पेंसर मिलकर ये डिस्कस करते हैं कि शेरोन को कैसे हैंडल किया जाए। हैरिस को कुछ डाउट होता है और वो इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है, लेकिन जब वो कॉरिडोर में आता है तो उसे हैलुसिनेशन सुनाई देता है। जब हैरिस दूसरे क्रू मेंबर्स से पूछता है तो सभी कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं सुना। हैरिस उस आवाज की डायरेक्शन में जाता है और वो देखता है कि एक सूट पहना हुआ आदमी बच्चे को पकड़े हुए है, लेकिन जब वो पीछा करता है तो वो आदमी गायब हो जाता है। हैरिस बिना लाइसेंस के यान पर काम कर रही साइकोलॉजिस्ट कैटलिन को अपनी आपबीती बताता है। कैटलिन को लगता है कि ये नींद की कमी के कारण हो रहा है। जब जेम्स कैटलिन से बात कर रहा होता है तो अचानक कोई उसके कंधे पर थपथपाकर पूछता है कि वो हवा से क्यों बात कर रहा है। जेम्स देखता है कि वो आदमी स्पेंसर है और जहां वो पहले बात कर रहा था वहां कोई नहीं था। एक क्रू मेंबर भी पागल होकर दीवार से अपना सिर मारने लगता है और चिल्लाता है कि वो उसे मार डालेगा। जेम्स और स्पेंसर उस क्रू मेंबर को मेडिकल रूम में बांध देते हैं। महिला डॉक्टर कहती है कि उसे भी हैलुसिनेशन हो रहा है, उसका मरा हुआ बॉस उसके पीछे था। लेकिन जेम्स मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता है। धीरे धीरे यान पर सभी को हैलुसिनेशन होने लगता है। एवरी के नहाने के टाइम उसका मरा हुआ बॉयफ्रेंड उसके पीछे दिखाई देता है और जब कैटलिन एवरी की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर रही होती है तो एवरी मान लेती है कि उसने उस बंद कमरे में आदमी का मर्डर किया था। एवरी कैटलिन को रिपोर्ट करना चाहती थी, लेकिन एवरी तुरंत नाइफ उठाकर सुसाइड कर लेती है। कैटलिन डरकर बाहर भागती है और फिर से एवरी से मिलती है। उसे समझ आता है कि यह सिर्फ उसका हैलुसिनेशन था। स्पेंसर को भी अपनी खूबसूरत बॉस का हैलुसिनेशन होता है और उससे बात करके उसे कॉमेट से मिले पानी की याद आती है। वो तुरंत महिला डॉक्टर को बताता है। टेस्ट के बाद वो कंफर्म करते हैं कि प्रॉब्लम वाकई पानी की वजह से है। कॉमेट के पानी में एक ऐसा एलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो पानी के मॉलिक्यूल से भी छोटा था, इसलिए ये एलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसशिप के ड्रिंकिंग वाटर फिल्टर सिस्टम से पार हो जाते हैं और क्रू मेंबर्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। इस सब्सटेंस की बनावट पृथ्वी पर पाए जाने वाले न्यूरोटॉक्सिन जैसी है जो ह्यूमन ब्रेन फंक्शंस को डैमेज कर सकता है और मेंटल कंफ्यूजन, सीजर्स जैसे सिम्टम्स पैदा कर सकता है और ये अलग अलग लोगों में अलग अलग स्पीड से असर दिखा सकता है। उधर जब हैरिस शेरोन से पूछता है तो उसे पता चलता है कि वीडियो में वो नहीं है। जब वीडियो शूट किया गया था वो पहले ही स्पेसशिप ट्रेनिंग कैंप में आ चुकी थी। हैरिस डेटाबेस चेक करता है और उसकी बात कंफर्म करता है। उसके लगातार सवालों के बाद शेरोन अपना सीक्रेट बताती है। दरअसल वो साइंटिस्ट्स द्वारा बनाया गया एक क्लोन है और उसके साथ पैदा हुई एक और लड़की जिसका नाम डेनिस है। उन्हें एलियन प्लैनेट के एनवायरनमेंट के साथ बेहतर तरीके से अडेप्ट करने के लिए साइंटिस्ट्स ने उनके शरीर में कुछ एक्सपेरिमेंटल इम्प्लांट्स किए जिससे उनकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज बढ़ सकें, जो उन्हें बिना ऑक्सीजन के सिचुएशन में ज्यादा टाइम तक टिकने और ज्यादा सोलर रेडिएशन सहने में एबल बना सकें। लेकिन कुछ टाइम बाद डेनिस में अचानक वायलेंट बिहेवियर देखने को मिला और सुना है कि आखिर में उसने घर में सुसाइड कर लिया। हैरिस शेरोन को बाहर निकालता है और फिर से स्पेसशिप का चार्ज लेता है, लेकिन इस टाइम स्पेसशिप पर पहले से ही अफरा तफरी मची हुई थी और कई क्रू मेंबर्स पहले से ही हैलुसिनेशन से बढ़कर सीजर की सिचुएशन में पहुंच चुके थे। स्पेंसर कहता है कि उसने भी वही पानी पिया था, लेकिन उसे बिल्कुल हैलुसिनेशन नहीं हुआ। महिला डॉक्टर तुरंत उसका ब्लड निकालती है और देखती है कि उसके ब्लड में एक तरह का प्रोटीन है जो ऐसा लग रहा था कि उन सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसलिए वो पानी में घुलनशील प्रोटीन बनाने की कोशिश करती है। लेकिन महिला डॉक्टर भी पॉइजन के असर में बेहोश हो जाती है।
सौभाग्य से कैटलिन उस साइंटिस्ट द्वारा लिखे गए फॉर्मूले को समझ लेती है और एक बड़ा ड्रम बनाकर इसे स्पेसशिप के ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम में डाल देती है। यान पर लोगों के पानी पीने के बाद वे धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब सभी को लगता है कि क्राइसिस खत्म हो गया है, तब स्पेंसर कैटलिन द्वारा लाए गए उस सब्सटेंस का एनालिसिस पूरा करता है जिसने उनके स्पेसशिप को टक्कर मारी थी। ये सब्सटेंस अर्थ पर नहीं है और एक पूरी तरह से अननोन एलिमेंट से बना है। उसे शक है कि स्पेसशिप से टकराई हुई चीज जरूरी नहीं कि मेटेओर हो, ये बहुत पॉसिबल है कि ये एलियन वेपन हो। सभी लोग हैरान थे, उन पर कौन अटैक करेगा? अर्थ के इतिहास में इतनी दूर तक कुछ ही ह्यूमन स्पेसशिप गए हैं, लेकिन स्पेंसर विंडो के बाहर अनगिनत तारों की ओर देखता है। किसने कहा कि स्पेसशिप पर अटैक करने वाले सिर्फ ह्यूमंस हैं? और इसी सवाल के साथ पहले सीजन का अंत होता है। क्या ये एलियन का अटैक था? अगर हाँ, तो क्या शेरोन और उसके साथी इस अनजाने खतरे से बच पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अगले सीजन में। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो धन्यवाद आप सभी का और मिलते हैं अगली वीडियो में।